हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस संजीवनी पे। आज के टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले एक शेर सुनाना चाहेंगे, सुनिएगा जरा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस यही रहता है हमारा हर लेक्चर के पहले का एक शेर। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस पढ़ रहे थे, उसी को आगे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। क्लास 8 के साइंस में हमने पढ़ा था कुछ फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने क्रॉप्स और क्रॉप सीजन के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, उन क्रॉप्स का क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हम लोग, ठीक है, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करने के लिए, एग्रीकल्चर करने, फार्मिंग करने के लिए किन किन इम्प्लीमेंट्स का ज़रूरत होता है, खेती करने के लिए किन किन टूल्स का ज़रूरत होता है, किन किन औजार का ज़रूरत होता है, उसी के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। आज का हमारा हेडिंग होगा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। देखिए, इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है औजार। क्या होता है? औजार। और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग को खेती करने वाला जो इम्प्लीमेंट्स चाहिए वही हम लोग को जानना है कि कौन कौन सा इम्प्लीमेंट्स चाहिए हम लोग को खेती करने के लिए। किसान जो है वो कौन कौन सा औजार यूज करते हैं अपने खेतों में। अगर इसका डिफिनीशन देना चाहें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का, तो क्या लिख सकते हैं? टूल्स विच यूज्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग फार्मिंग इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। डिफिनीशन एकदम सिंपल है, कोई इसमें बकझक नहीं है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। टूल्स, वैसा टूल्स जो किसानों के द्वारा यूज किया जाता है, कब? जब वो खेती कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब क्या होता है? खेती करना। किसानों के द्वारा जिस टूल का खेती करने के दौरान यूज किया जाता है उसी टूल्स को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का किसान यूज क्यों करते हैं? किसान एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट का यूज करने से, इन टूल के वजह से जो उनका क्रॉप का प्रोडक्शन है ना, टूल्स की वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर क्रॉप का जो प्रोडक्शन होने के बाद, जो क्रॉप का कटाई होता है उसके बाद उसका रख रखाव होता है वो आसान हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी टूल्स का हम लोग यूज ही क्यों करते हैं? चीज़ों को आसान करने के लिए। मतलब बहुत सारा जितना भी काम है उसको आसान करने के लिए हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या मोबाइल फ़ोन एक क्या है? टूल्स है, वो भी एक टूल्स है ना। या फिर बोल दो तो एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। अरे भाई साहब, टेक्नोलॉजी टूल्स दोनों सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो क्या मोबाइल फ़ोन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? ताकि हम यहाँ हैं, हमारे फैमिली गांव में है, तो उनसे मतलब बातचीत हो जाता है। नहीं तो अगर ये टूल्स नहीं होता, मोबाइल एक टूल है जो कि नहीं होता, तो हम लोग को चिट्ठी भेजना पड़ता, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोसेस होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो टाइम को बचाने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से किसान भी अपने टूल्स का यूज करते हैं। उसी टूल्स को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। तो किसान टूल्स का यूज क्यों करते हैं? ताकि उनका काम आसान हो जाए और काम जो कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज, पहला क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज। दूसरा, इजी टू फार्मिंग, फार्मिंग जो होगा, खेती करना वो आसान हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे हैं इसका। अब देखते हैं ये कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में कौन कौन आते हैं, कौन कौन सा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट वैसे होते बहुत हैं,
लेकिन हम लोग को जो कॉमन है 4-5 नाम दिया गया है हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, वही 4-5 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का नाम पढ़ेंगे, ठीक है। वो होते कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल यहीं पे कर देते हैं। हो और क्या होता है, प्लाउ, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, सॉरी थ्रेशर, नहीं दिख रहा उधर ना, एक मिनट, चलिए दिख रहा, नहीं दिखेगा, नीचे लिख लेते हैं, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, यही 5 नाम दिया गया है हमारे एनसीईआरटी बुक में भी और अदर बुक में भी यही 5 नेम दिया जाता है, हो, प्लाउ, कल्टीवेटर, थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर। पांचों को एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। हो क्या होता है, प्लाउ क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है, थ्रेशर क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर क्या होता है। जो गांव के बच्चे होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या क्या होता है, भले उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन अगर हम हिंदी बता दें इसको ना तो सब समझ में आ जाएगा। थ्रेशर तो वैसे भी गांव में भी थ्रेशर ही बोला जाता है, अगर गांव के बच्चे हैं तो उनको पता होगा कि थ्रेशर किसको बोलते हैं। इसके बारे में नहीं पता होगा कल्टीवेटर को क्या बोलते हैं। कल्टीवेटर को वैसे ना फार बोलते हैं, फार, जो ट्रैक्टर में लगता है, जिससे खेत की जुताई होती है, जिसको फार बोलते हैं, तो ट्रैक्टर में लगता है। प्लाउ का मतलब होता है हल, हल क्या होता है, हल, जो बैल में लगता है, जिसको बैल खींचता है। हो का मतलब होता है कुदाल, हो का मतलब क्या होता है, कुदाल, जिससे मिट्टी कोड़ने का काम आता है। कुदाल छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बड़ा वाला जो होता है उसको चपाड़ बोलते हैं, छोटा वाला को कुदाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों इसी, अंग्रेजी तो एक ही होगा, हो ही में होगा, कुदाल हो या चपाड़ हो, छोटा वाला हो या बड़ा हो, ठीक है। तो ये होता है। और थ्रेशर को हम लोग गांव में भी थ्रेशर के नाम से जानते हैं, और कंबाइन हार्वेस्टर जो है गांव में सिंपली बच्चे सब हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब इसका तो काम ही ऐसा है ना, मतलब कि सारी चीज़ों को आसान कर देता है। जब खेत में जब फसल लग जाता है उस समय पे क्या होता है, फसल को काटना पड़ता है। तो फसल को काटने के लिए हम लोग को मजदूर लगाना पड़ता है। फसल काटता है, पहले उसको ले जाता है कहीं दूसरे जगह, साफ सुथरे जगह पे, उसमें से मतलब कि ग्रेन्स निकालता है, उस ग्रेन्स का फिर क्या करता है, कुटाई करता है, उसमें से छोटे दाने निकलते हैं, भूसा अलग होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। लेकिन ये कंबाइन हार्वेस्टर जो होता है, कंबाइन हार्वेस्टर ये तीनों काम, चारों काम एक ही बार में कर देता है। कुछ ऐसे हार्वेस्टर होते हैं जो सब काम एक बार में नहीं करते हैं, लेकिन ये कंबाइन हार्वेस्टर जो होते हैं सारे काम एक बार में ही कर देता है। अगर धान की खेती है तो धान के खेत में जाके ये पूरा धान को एक बार काट देंगे, धान को काट भी देंगे, धान में से धान का जो दाना है वो धान को अलग भी कर लेंगे, और उस धान में से जो चावल है, नहीं चावल नहीं निकलेगा, चावल तो धान को ओसाने मतलब कि उसको बाफने के बाद निकलता है, तो वो जो धान है उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो एक साथ में, और उसका पैकेजिंग भी आसानी से कर सकते हैं उसके निकालने के बाद। तो इसका जो कंबाइन हार्वेस्टर का काम है बहुत ही बेटर काम होता है, ये 3 काम एक ही बार में कर सकता है, ठीक है। और अगर गेहूं है तो गेहूं का तो मतलब कि गेहूं का तो दाना ही निकल जाता है, एक साथ में निकल जाता है। अगर गेहूं के खेत में गेहूं का पौधा लगा हुआ है तो गेहूं के पौधे को काट के एक बार में काट भी दिया, उस गेहूं के पौधे से गेहूं का जो बीज है, दाना है, वो अलग कर दिया, और उस गेहूं के दाने में से उसका जो भूसा है वो भी अलग कर दिया। सब काम एक साथ कर देता है, गेहूँ अलग, गेहूँ का भूसा अलग, फटकने का, ओसाने का कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पांचों को एक साथ पढ़ लेंगे। हो, प्लाउ, कल्टीवेटर क्या होता है, हो, प्लाउ, कल्टीवेटर, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, पांचों को पढ़ लेंगे एक एक बार करके। सबका अच्छे से एक डायग्राम बना के तुमको दिखाया जाएगा, भले कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर का डायग्राम नहीं बना। अच्छा एक चीज़ और छूट गया, उड़ी बाबा, ये क्या छूट गया रे, 5 तो हो ही गया, फिर छूटा क्या, 6 होगा, चलो एक छूट गया, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल ये छूटा था एक, नोट कर लीजिएगा ये भी। सीड ड्रिल क्या होता है इसके बारे में भी एक छोटा सा जानकारी। सीड ड्रिल जो होता है ना, ये बीज को बोने के लिए होता है, हंसी आ रही है। सीड ड्रिल जो होता है ये बीज को बोने के लिए होता है, ये कल्टीवेटर के साथ में लगाया जा सकता है, ये कल्टीवेटर जो है ना इसके साथ में लगाया जा सकता है, और ये बीज को भी मतलब खेत की जुताई के साथ साथ, खेत को कोड़ने के साथ साथ ये बीज भी उसके साथ साथ बुआते जाएगा, ठीक है। और ये जो सीड ड्रिल होता है ये एक ऐसा मशीन होता है कि बीज को बोने का काम करता है और एक प्रॉपर डिस्टेंस पे बोता है ये, ठीक है, समझ में आ गया है। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मिटाएं इसको, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ रहे हैं, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, और जो भी बताते हैं उसको कॉपी में अपने नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। मिटाएं इसको, नोट हो गया है, चलिए मिटा ही रहे हैं।
लगता है आज नहीं मिटेगा, थोड़ा सा भिंगाना पड़ेगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए और नोट्स बनाइए अपना। जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा वीडियो देखने का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ 50% रह जाएगा, और जब नोट्स बनाइएगा तो वीडियो देखने का फ़ायदा 80%। सर 20% कहाँ गायब हो गया? 20% आ जाएगा जब उस नोट को एक बार रिवाइज कर लोगे। 100% तुमको याद हो जाएगा चैप्टर। नहीं सर 100% तो कुछ होता ही नहीं है, 99.9% होगा, ठीक है। फिर भी 0.1% रह गया, क्योंकि तुम लोग फिर से भूल जाओगे। भिगाने के बाद बोर्ड फिर से पोंछना पड़ता है सूखे कपड़े से, नहीं तो बोर्ड पे पेन नहीं चलता है। हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो बोर्ड चकाचक हो गया एकदम। कोई बोर्ड तो नहीं ना हो रहा है? किसी को नींद नहीं ना आ रही है? कोई नहीं सोएगा हमारे क्लास में? जा नहीं मिटता, एक एक करके पढ़ लें सबको। चलो पहला जो टॉपिक है क्या ले? हो लेते हैं। पहला कौन सा इंप्लीमेंट है? हो, ठीक है। अभी तक नहीं मिट रहा है, मिटरने का मिटर गया, सूखा नहीं है बोर्ड, पानी से मिटाया ना इसीलिए दिमाग का दहीवार है ये सब। इससे अच्छा तो हमारे बचपन वाला स्कूल हुआ करता था, चौक वाला, आसानी से मिट जाता था। हो, ये जो होता है इसका हिंदी क्या बताए थे अभी? कुदाल। ये पता है आयरन या लकड़ी का बना होता है, या तो लोहे का बना होता है, मतलब लोहे का बना होता है, लकड़ी का, दोनों का बना होता है, ठीक है। देखिए ये इसका कुछ इस शेप का होता है, ये बना होगा। नहीं सूखा भैया, ओ माय गॉड, अभी तक नहीं सूखा। ये कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। यहाँ पे ये बेट लगा होता है, मोटा सा एक बेट लगा हुआ होता है लकड़ी का, इतना बड़ा नहीं होता है, और ऐसे भी नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे होता है। बन गया ना सही से। और ये मोटा सा लकड़ी का एक वो बेट लगा होता है जिसको पकड़ के कोड़ते हैं हम लोग मिट्टी को। इतना बड़ा नहीं होता, पीछे छोटा सा होता थोड़ा सा। चलिए, ये नीचे वाला फ्लैट होता है थोड़ा सा और नुकीला होता है, सॉरी फ्लैट और चपटा होता है, ये नुकीला नहीं, धारदार होता है, शार्प होता है, ठीक है। ये शार्प पार्ट होता है, ये शार्प होता है, फ्लैट होता है, शार्प, फ्लैट, और ये बना होता है किसका? आयरन का बना होता है। ये दोनों में से किसी वुड का ही बना होता है, इसको वेट बोलते हैं। वेट जो लकड़ी का वेट होता है जिसको पकड़ के खोदने का काम करते हैं, मिट्टी खुदाएगा इससे, इसको पकड़ के मिट्टी को खोदेंगे, ठीक है। ये लकड़ी का बना भी हो सकता है या आयरन का ही बना हो सकता है, ठीक है। यही होता है ये काम। किस में काम आता है ये किस में काम आता है? मिट्टी कोड़ने में काम आता है, सॉइल ड्रिलिंग, ठीक है, मिट्टी खोदने का काम आएगा ये। दूसरा कौन आएगा? प्लाऊ। समझ में आ गया? हो क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुदाल बोलते हैं। वो ये कुछ इस शेप का होता है, यहाँ पे लकड़ी का ये एक बेट है, इस लकड़ी के बेट में से ये क्या लगा हुआ है? एक शार्प फ्लैट आयरन का टुकड़ा लगा हुआ है, जो कि शार्प होता है, एकदम नुकीला धारदार होता है, जो मिट्टी को काटने का काम करता है, ठीक है। दूसरा प्लाऊ पढ़ते हैं, प्लाऊ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, ठीक है। हल बैल का नाम सुने होगा तुम लोग। अरे गांव का नहीं है, शहर का बच्चा भी सुना होगा हल बैल क्या होता है, बैल जो घींचता है हल, ठीक है। ये हल कुछ ना हल इस शेप का होता है कुछ। कैसा बना है रे?
हरे कृष्णा हरे राम। ये हल कुछ इस शेप का होता है। यहाँ से एक लकड़ी लगा हुआ होता है। ये लकड़ी बैल के कंधे पे लगाया जाता है। बैल के कंधे पे दो बैल होते हैं। ये एक बैल इधर होता है, एक बैल इधर होता है। दोनों बैल को कनेक्ट किया जाता है ऊपर से एक लकड़ी से, और इस बैल से ये जो हल है इस लकड़ी पे अटका के बांधा जाता है। और बैल जब आगे चलती है, और ये वाला जो होता है ना, ये शार्प पार्ट होता है। ये शार्प पार्ट होता है रॉड का बना हुआ, ठीक है, आयरन का बना हुआ ये शार्प पार्ट होता है। तो जब बैल चलता है ना, बैल चलता है तो किसान इसको पकड़ के दबाता है। ये बैल का जो ये वाला लकड़ी लगा हुआ है, बैल को जो कनेक्ट करने वाला जो लकड़ी लगा हुआ है उससे ये बंधा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो पार्ट होता है ये भूमि पे रखाया हुआ होता है, इस तरह से भूमि पे। और बैल जब चलता है तो किसान ये इस वाले पार्ट से इसको दबाने का कोशिश करता है, मिट्टी में दबाने का कोशिश करता है। और बैल जब चलता है तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये मिट्टी में धंस जाता है, मिट्टी इसके साथ साथ उड़ाते चल जाता है। समझ में आ गया है ये क्या होता है, प्लाऊ क्या होता है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इतना में? ठीक है। कि किसके द्वारा खींचा जाता है? ड्राइवन बाई ऑक्स या बुल्स, ऑक्सेन या बुल्स, ऑक्सेन या बुल्स, बैल या सांड के द्वारा ये खींचा जाता है, ठीक है। अब ये जो है प्लाऊ जो है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? कल्टीवेटर में। अब इसके बाद कल्टीवेटर ही पढ़ लेते हैं, थर्ड नंबर कल्टीवेटर। जो पहले प्लाऊ हुआ करता था ये एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था, यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट नहीं मतलब अभी से 10 साल 12 साल पहले देखते अगर, तो हम लोग के बचपन में हम लोग देखे थे ये सब, ठीक है। तो क्या लिख लें, इन ओल्ड टाइम लिख लेते हैं, पुराने समय में ये यूज किया जाता था। अब भी यूज किया जाता है बहुत, जो गांव मतलब दूर दराज का जो गांव है जहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है, शहर जैसा मतलब कोई नहीं है चीज़। अब तो सारा गांव वैसे हो गया है, मॉडर्न हो गया है, हर जगह पे ट्रैक्टर ही मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अभी भी हल से अपना खेत कोड़ने का काम करते हैं, खेत का जुताई करते हैं, ठीक है। अब ये प्लाऊ जो है, यही प्लाऊ किस में बदल गया? कल्टीवेटर में बदल गया। कल्टीवेटर जिसको हिंदी में फार बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फार। ये कल्टीवेटर जो होता है ये ट्रैक्टर से लगता है। ये किसके द्वारा ड्रिवन होता है, खिंचाता है? ड्राइवन बाई ट्रैक्टर। अब यहाँ बैल का कोई काम नहीं होता है, ये ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। ये फार जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, देखिएगा। अच्छा ना बने कोई बात नहीं, अच्छा बना है, लेकिन टेंशन नहीं है। ज़्यादा हो गया, अरे बाबा। चलिए इसको थोड़ा सा शेड कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। आप लोग को तो शेडिंग अच्छे से होती होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ इस तरीके से इसमें कुछ लगे होते हैं नुकीले रॉड, जहाँ पे ये इस टाइप के। अच्छा लग रहा है देख के? अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगे, मजा ले लेगा खाली, हैं वीडियो का। लाइक कौन करेगा? लाइक सब्सक्राइब करो। ये है इसमें लगा हुआ फार, ठीक है। अब यहाँ पे दो रॉड और ऐसे करके लगे होते हैं, यहाँ पे दो रॉड ऐसे करके लगे हुए होते हैं। ये वाला फिक्स होता है, देखो यही है हमारा कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर का जो नीचे वाला पोर्शन है ये भूमि पे रहता है, ये मान लो ये भूमि है, ठीक है। तो ये कल्टीवेटर का ये जो नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये शार्प टीथ है ये, ठीक है ना। ये क्या है? टीथ। और ये शार्प होता है, आयरन का बना हुआ होता है। इसी को हम लोग सैंक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सैंक्स भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, नीचे दिख रहा है ना, सैंक्स। सैंक्स में छोटा नीचे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो ये जो है, मान लीजिए ये शंख जो तीत है इसका, ये तीत कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर। ये मान लीजिए कि ये क्या बनाया हम? मिट्टी बनाए हैं, ठीक है। ये हमारा सॉइल है, मतलब खेत का मिट्टी है, जिस खेत को हमको कोड़ना है, जिस खेत का हमको जुताई करना है, ठीक है। तो उस वाले मिट्टी में क्या होगा? ये तीत जो है, दांत जो है उस मिट्टी में धंस जाएगा और ट्रैक्टर के द्वारा ये चूँकि खिंचाएगा, ट्रैक्टर ये फिट होगा। ये कहाँ फिट होगा? ट्रैक्टर में, फिटेड इन ट्रैक्टर। एक यहाँ कहाँ फिट होगा?
ट्रैक्टर में फिट होगा। और ट्रैक्टर जब चलेगा आगे की तरफ तो ट्रैक्टर जो है ना इस पर प्रेशर बनाता है, इस पर प्रेशर बनाता है, ट्रैक्टर खुद ही प्रेशर बनाता है और ये नीचे भूमि में दबता है। और ट्रैक्टर जब आगे चलता है तो भूमि इसके साथ साथ उड़ाते जाता है, मिट्टी ऊपर नीचे होते जाता है। समझ में आ गया है कल्टीवेटर? कल्टीवेटर समझ में आ गया है? आगे बढ़ें। चलिए, सब कुछ दिख रहा है ना साफ साफ? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? मिटा देना। और कौन कौन बच गया? 3 हो गया, हो, प्लाऊ और कल्टीवेटर। अब आते हैं सीड ड्रिल पे। सीड ड्रिल चलो चिकना हो गया, ये थोड़ा सा इसको रूखा बनाते हैं। ज़्यादा चिकना हो जाता है तो पेन चलता नहीं है इस पर मारकर। अरे नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा? सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल जो होता है, चौथा आ गया ना सीड ड्रिल। एक इसका काम क्या होता है? सोइंग सीड, ये बीज को बोते जाता है। सोइंग सीड यूज्ड फॉर सोइंग सीड, बीज को बोने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड फॉर सोइंग सीड। ये होता है कैसा है? देखिए, अभी कल्टीवेटर ही बनाते हैं, उसी के जैसा होता है, ये उसी के जैसा होता है, या फिर इसको कल्टीवेटर में ही फिट कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ कल्टीवेटर के जैसा ही होता है और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको कल्टीवेटर के अंदर ही फिट कर दिया जाता है। मान लीजिए ये कल्टीवेटर है हमारा, अभी शेडिंग वेडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फालतू का टाइम लगेगा। इसके ऊपर कुछ इस तरह से कूप के जैसा लगा हुआ होता है इसके ऊपर में। ठीक है, और ये जो इससे पाइप जो है ये नीचे तक रहता है, पाइप इसका नीचे तक रहता है, मतलब इतना भी नीचे नहीं रहता है कि मिट्टी में धंस जाए वो पाइप, मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर रहता है ये पाइप। ठीक है, और हम लोग बीज यहाँ पे डाल देते हैं, इस कूप में हम लोग क्या डाल देते हैं? बीज डाल देते हैं, इस तरीके का होता है। और इस कूप में हम लोग बीज डाल देते हैं और इसका जो पाइप है लंबा होता है थोड़ा सा। और बीज जब यहाँ से जब ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, ट्रैक्टर इसको लेके आगे जब बढ़ता है, मिट्टी कोड़ाते जाता है और उस मिट्टी में साथ साथ में ये नीचे गिरते जाता है। ठीक है, और ये जो है सीड सोइंग सीड एट रेगुलर डिस्टेंस या फिक्स्ड डिस्टेंस, एट फिक्स्ड डिस्टेंस। ये एक समान दूरी पे बीज को बोता है, मतलब हम लोग तो अगर बीज छीटें तो ऐसे करके छीट देंगे जहाँ तहाँ गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, सीड ड्रिल क्या करता है कि एक रेगुलर डिस्टेंस में बीज बोता है। मान लीजिए पहला बीज यहाँ गिरा होगा, दूसरा बीज यहाँ गिरा होगा, तीसरा बीज यहाँ गिरा होगा, चौथा यहाँ गिरा होगा, पांचवा यहाँ गिरा होगा। तो इस तरह से फिक्स्ड डिस्टेंस पे बीज को गिराता है ताकि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, क्रॉप का जो उपज है ना, वो अच्छे से हो सके। ठीक है, समझ में आ गया सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल का काम क्या है? ये सीड बोने के काम में आता है और ये सीड कैसे बोता है? एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे बोता है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट हमारा हार्वेस्टर है, सॉरी थ्रेशर पहले आ जाएगा। थ्रेशर इधर दिख रहा है ना, इस साइड में थ्रेशर जो होता है ना, थ्रेशर एक कम्प्लेक्स मशीन है, उसको हम फिगर नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आप लोग को ना थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये तो फिगर बना के हम फिर भी बता दिए हैं, लेकिन एक्चुअल अगर पिक्चर देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। पूरा का पूरा एनिमेशन डाल देंगे जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये कल्टीवेटर कैसा होता है, हो कैसा होता है, प्लाऊ कैसा होता है, सारा चीज़ को एक साथ कंबाइन करके हम एक वीडियो बना देंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्रेशर जो होता है इसका काम क्या है ये पहले बता देते हैं। इसका काम होता है
ग्रेन्स सेपरेटेड फ्रॉम देयर काफ एंड हस्क। इसके काफ और हस्क से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है, किसके द्वारा? थ्रेसर के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए ये एक धान का पौधा था, इस धान के पौधा में ये धान का बाल है। ठीक है, धान का बाल है ये, तो हमको तो सिर्फ यही चाहिए, धान का बाल यही चाहिए ना, सिर्फ धान का बाल चाहिए, ये ग्रेन चाहिए, ग्रेन या कोई भी हो, धान हो या गेहूं हो, कुछ भी हो, हमको तो सिर्फ ग्रेन चाहिए, हमको तो ये सब नहीं चाहिए। तो ये जो है, चलो ये काट के हम ले आए हैं, तो यहाँ से ये सब जो इसका हस्क है, ये क्या है? इसका काफ है, ये सब इसका हस्क होगा, इसके बाहर वाला जो छिलका होगा वो हस्क बनेगा। ठीक है, तो थ्रेसर क्या करता है? ये काफ और हस्क को अलग कर देता है और हमको ये ग्रेन दे देता है। समझ में आ गया थ्रेसर क्या होता है? कोई दिक्कत? अब इसके बाद आ जाओ कंबाइन हार्वेस्टर पे। मिटाएं इसको, नोट हो गया है? अच्छा इधर लिखते हैं, यहाँ हट जाएगा। कंबाइन हार्वेस्टर कितना नंबर पे आ जाएगा? 6 नंबर पे। कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। एक कंबाइन हार्वेस्टर जो होता है ना, ये मल्टीपल वर्क एक साथ कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो थ्रेसर काम कर रहा है, थ्रेसर क्या काम कर रहा है? सिर्फ ग्रेन्स को हस्क और काप से अलग कर रहा है। मतलब ये काट के तो नहीं लाया खेत से ना, खेत से काट के नहीं लाया है, इसको खेत से काट के लाए हैं और इसके अंदर डाले हैं। थ्रेसर मान लीजिए कुछ इस तरह का मशीन होता है, इसको हम बना के दिखाई देते हैं, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। बन जा रे बाबा। इसके अंदर बहुत सारा मशीन लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये जो हम लोग काट के लाए हैं, जो भी फसल हम लोग काट के लाए हैं वो यहाँ से डालते हैं। ऊपर से ये पैक होता है, ऑब्वियस ये पैक ही होगा। तो यहाँ से हम जो फसल काट के लाए हैं वो यहाँ से डालेंगे, यहाँ पे इस मशीन में ये कटेगा छटेगा जो भी होगा। और यहाँ से दो छिद्र होता है, एक पीछे से यहाँ से हस्क निकलेगा, भूसा इसका निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा हमारा ग्रेन, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये थ्रेसर जो है खेत में धान काटने नहीं गया, गेहूं काटने नहीं गया, हमको तो धान या गेहूं काट के लाना पड़ा है, तब जाके हम थ्रेसर में डाले हैं, तब हमको ग्रेन मिला है। लेकिन ये कंबाइन हार्वेस्टर जो है ना, तीनों काम एक साथ कर देता है। रीपिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। ये तीनों काम एक साथ कर देता है ये थ्रेसर जो है, कंबाइन हार्वेस्टर। रीपिंग का मतलब होता है कटाई, और थ्रेसिंग का मतलब होता है उसके ग्रेन्स को अलग करना, मतलब दाने को अलग करना। और विनोइंग का मतलब होता है दाने में से भूसे को अलग करना, जो भी गंदगी होगा दाने के अंदर उसको अलग करना। भूसा या हस्क लिखो ना, हस्क तुम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम हो ना। हस्क को अलग करना। तो ये तीनों का तीनों काम जो है ये कंबाइन हार्वेस्टर एक साथ कर देता है। खेत में काट भी देता है, खेत में कटाई भी कर देता है, रीपिंग भी कर देता है, थ्रेसिंग भी कर देता है, काट के भी ले आता है, और थ्रेसर में जो काम होता है वो भी कर देता है। और थ्रेसर के बाद भी हम लोग कुछ चीज़ों को ना फटकते हैं। सूप में देखते हो कि मम्मी लोग फटकते होंगे, जिससे क्या निकलता है? भूसा निकलते जाता है। तो वो काम भी ये कंबाइन हार्वेस्टर एक साथ ही कर देता है। कितना सारा फायदा है। तो ये एक ऐसा इन्वेंशन था, इतना इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था जो इकोनॉमिकली और लेबर दोनों को कम करता था। मतलब कि पैसे भी कम खर्च होते थे इसमें और मेहनत मजदूरी भी कम लगता था। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली important labor saving invention। ये एक ऐसा खोज था जिसके बाद खेती करना लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया था। क्योंकि ये जो खेती करने के बाद, मतलब फसल उगने के बाद जब फसल पक जाता है तो उसको घर लाने में जो परेशानी थी, कंबाइन हार्वेस्टर के आने के बाद वो परेशानी
मतलब बिल्कुल तो नहीं, कुछ कुछ खत्म हो गई थी। और परेशानी क्या, पैसे भी कम लगने लगे थे इकोनॉमिकली, मोस्ट इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली का मतलब होता है पैसे वगैरह, ठीक है। तो मतलब कि इसके आने के बाद खर्च भी कम हो गया था और प्लस मजदूरी भी कम लगता था, लेबर सेविंग, मजदूरी भी कम लगता था, मजदूरों की भी बचत होती थी। समझ में आ गया ये कंबाइन हार्वेस्टर तक? इतना ही एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में पढ़ना था। अब पढ़ना हम लोग को प्रैक्टिस के बारे में कि हम लोग एग्रीकल्चर अगर खेती करना चाहें तो वो होगा कैसे, खेती हम लोग कैसे कर सकते हैं। सर इतना पढ़ रहे हैं खेती करेला, अरे बेवकूफ़, खेती करना भी एक कला है। और अगर मान लो किसान खेती नहीं करेगा तो तुम खाओगे कहाँ से? सब लोग कहेगा कि पढ़ लिख के हम नौकरी ही करेंगे, हम मतलब एसी में ही एसी में ही रहेंगे, हम हवाई जहाज पे ही उड़ेंगे, टाइल्स में ही रहेंगे, तो खेती कौन करेगा? धान फसल कौन उगाएगा तुम्हारे लिए? चावल कहाँ से आएगा, गेहूँ कहाँ से आएगा? तो कुछ लोग ऐसे भी सोचो कि पढ़ लिख के हम लोग खेती करेंगे, होता है क्यों नहीं भाई, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो खेती करके करोड़ों रुपये कमाते हैं, तुम लोग भी ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। खेतों में अच्छे अच्छे चीज़ उगाओ, अच्छे अच्छे दाम में बेचो उसको, अच्छे पैसे मिलेंगे तुमको। तो हर कोई बंदा ये सोचेगा कि पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, टाइल्स में रहेंगे, एसी में रहेंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे, मरोगे बिना बूढ़े हुए, हमको क्या मिटाएं, हो गया। अब इसके बाद पढ़ना है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है? जो किसान खेती करने से पहले जो भी अपने खेतों में एक्टिविटी करते हैं, कोई भी किसान खेती करने से पहले जो भी एक्टिविटी अपने खेतों में करते हैं वही कहलाता है बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। वो लिख लें, क्या लिखना है? द वेरियस एक्टिविटी डन by farmers that a farmer perform, the various activity that a farmer performs to produce good crop। किसान के द्वारा किया गया एक्टिविटी, किसान के द्वारा किया गया वो सब एक्टिविटी जिसके कारण उसको अच्छा फसल मिलेगा, अच्छा क्रॉप मिलेगा, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगा? बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। वही सब करके वही सब प्रैक्टिस करेंगे जिसके कारण उनको अच्छा फसल मिलेगा। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग को कुछ कुछ पढ़ना है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, कौन कौन सा चीज़ आता है। पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में 4-5 स्टेप आता है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है मैन्यूरिंग, तीसरा हो जाएगा सोइंग ऑफ सीड, चौथा हो जाएगा इरिगेशन, फिर हो जाएगा 5वां नंबर पे प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स नहीं, पेस्ट, वैसा इंसेक्ट जो क्रॉप्स को खराब करे ना उसको पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम पेस्ट्स एंड पैथोजेंस।
और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सब भी तो करना है। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, कटाई, हार्वेस्टिंग, और लास्ट हो जाएगा स्टोरेज। स्टोरेज नंबरिंग सही किए है ना, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ठीक है, पहला काम क्या करेंगे हम लोग, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में पहला काम जो होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, सॉइल को प्रिपेयर करना। फिर दूसरा काम होगा मैन्यूरिंग, मतलब खेत में खाद वगैरह डालना, उसको मैन्यूरिंग बोलेंगे। फिर है सोइंग ऑफ सीड, फिर इरिगेशन, सोइंग ऑफ सीड मतलब बीज तो बोएंगे ना, उसके बाद इरिगेशन, उसको पटाएंगे, खेत में पानी डालेंगे। प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड पैथोजेंस। पेस्ट क्या होता है, इंसेक्ट विच काउज डिजीज इन प्लांट्स। वैसे इंसेक्ट जो प्लांट्स में डिजीज काउज करते हैं उनको इंसेक्ट बोलते हैं। और पैथोजन क्या होता है, इंसेक्ट के अलावे और कोई ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट के अलावे और कोई ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स में डिजीज काउज करेगा उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। ऑर्गेनिजम्स अदर देन इंसेक्ट्स विच काउज डिजीज इन प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल में भी ये डिजीज काउज कर सकते हैं, आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स या एनिमल्स में डिजीज काउज करते हैं उसको पैथोजन बोलते हैं, बशर्ते वो इंसेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंसेक्ट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो पेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग जितने भी स्टेप्स हैं, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जितना भी है वो सब अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो भूलिए ही मत, सबको शेयर कीजिए ताकि सब अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और हाँ, नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, इसका भी नोट्स बनाइए, लास्ट है तो क्या भाग जाएंगे, नहीं इसका भी नोट्स बनाइए। चलिए ठीक है, हो गया।